स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। भारत के 5 राज्य नेपाल की सीमाओं को टच करते हैं और नेपाल की सरकार एक यूथ प्रोटेस्ट की वजह से आज गिर गई है। वहां की डेमोक्रेटिक सरकार गिर चुकी है, पार्लियामेंट तक में आग लगाई जा चुकी है, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है और प्राइम मिनिस्टर का घर भी सेफ नहीं है। एक यूथ प्रोटेस्ट एक डेमोक्रेसी में वहां के सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होता है और सिस्टम को खत्म कर देता है। ऐसा क्यों हुआ नेपाल के साथ? क्या यह सिर्फ एक फेसबुक बैन या सोशल मीडिया बैन का नतीजा था, या फिर इसके पीछे एक करप्शन, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन का बहुत मेजर मुद्दा था? एक डेमोक्रेसी होती क्या है यह भी समझना बहुत जरूरी है। नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में नेपाल के प्रधानमंत्री ने पहले ही रिजाइन दे दिया था और जैसे ही उन्होंने रीइंस्टेट भी कर दिया वहां पर फेसबुक को और सोशल मीडिया ऐप को, उसके बाद भी लोगों का गुस्सा और एंगर नहीं रुका। जेनजी नाम के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसकी शुरुआत होती है और यहां तक कि सरकार को भी जाना पड़ता है। हम एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से एक 239 इयर्स ओल्ड मोनार्की, एक प्रजातंत्र, लोकतंत्र बनता है। 1990 के दशक में जन आंदोलन एक हुआ। 2005 में हमने देखा किस तरीके से जो वहां के राजा थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने कू किया था। 2006 में जन आंदोलन 2 होता है और वहां पर एक डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है, लोकतंत्र की शुरुआत होती है, जिस लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है। और बहुत अच्छा लगता है हर एक देश को कि वो लोकतंत्र बने, वहां पर संविधान हो, वहां पर वोटिंग दी जाए, वहां पे भी एक सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन एक चीज लोग भूल जाते हैं कि डेमोक्रेसी में जब तक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तब तक वो डेमोक्रेसी, वो संविधान केवल एक नाम का संविधान है। और आप देखेंगे 2008 से ही केपी शर्मा ओली जी बहुत एक्टिव थे वहां के कम्युनिस्ट पार्टी में और वहां के पॉलिटिक्स में। तो वहां पर बहुत सारी चीजें बदलाव आते रहे, कभी कभी कोलिशन की सरकार बनती रही, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना मुश्किल हो रहा था और 2015 में एक संविधान बनके तैयार होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है नेपाल का। और नेपाल में देखा गया कि केपी ओली किस तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो वहाँ के थारू लोग थे, थारू प्रजाति थी, और वहाँ पर जो भी मधेशीज थे जिनके एंसेस्टर्स इंडिया से जुड़े हैं, उनके साथ भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में मुद्दे आए। उनके साथ ही आया कि हमने देखा कि उनका किसी तरीके से कई जगह पे सिटीजनशिप में भी इश्यूज हुए। इसके साथ ही हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि नेपाल मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ आ गया, मात्र उसको 17 साल हुए हैं, जहां पर उस देश को अब पॉलिटिशियंस चला रहे हैं। इसके पहले राजा चलाया करते थे। तो पॉलिटिशियंस कितने मैच्योर हैं वहां की लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाने में। और उनकी नेबरहुड कंट्री जहां पे लोगों के साथ आदान प्रदान है, हमारे वहाँ पे यहाँ से शादियाँ भी होती हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है, जो हमारी सीमाएं हैं वो खुली हुई हैं, ओपन बॉर्डर्स हम कहते हैं, जो ट्रेड है फ्रीली हो रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। लेकिन ये भी देखा गया कि नेपाल में जो केपी शर्मा ओली जी हैं वो अपनी सरकार में कहीं ना कहीं चाइनीज बैकिंग भी रख रहे थे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ चुका था वहां तक। तो हमें समझना पड़ेगा कि ओली वहां पे डेवलपमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, मॉडर्नाइजेशन को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, या उनका कोई एजेंडा भी था जहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकार उन्हीं की बनी रहे, डिस्पाइट वहां पर करप्शन होता जाए। जब अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं होते हैं तो करप्शन आ जाता है। 2015 से 2025 के बीच में हम समझेंगे कि लोगों के अंदर एक गुस्सा बढ़ता क्यों जा रहा था। और कोई भी डेमोक्रेसी, एक लेसन है सबके लिए, एक लेसन है कि कोई भी डेमोक्रेसी सिर्फ संविधान के लिख देने से नहीं होती है। संविधान लेटर के साथ साथ स्पिरिट में, उसके इंस्टीट्यूशंस के साथ, उसकी अकाउंटेबिलिटी के साथ भी तभी मायने रख पाएगा। आज जब इतना सारा खून बह गया है, इतने सारे लोगों की जान गई है वहां पर, तब जाकर के प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा है, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो पा रहा है। वंस अगेन द ब्लड has been spilled on these streets. It is only because of a Facebook ban or it is the story much deeper. वो deeper story क्या है हम वो भी समझेंगे कि कहां से शुरुआत होती है, क्या ट्रिगर था और किस तरीके से इसको बढ़ावा मिला है। डिजिटल फ्यूज, जब फ्यूज निकल जाता है तो बम एक्टिवेट हो जाता है, विस्फोट हो जाता है वहां पर। तो डिजिटल फ्यूज ये था उसका कि सितंबर को नेपाल की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम कुछ सोशल मीडिया ऐप ब्लॉक कर देंगे। अब आप समझिए
किसी भी देश में लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, हमारे वहां भी भारत में भी बोलने की बहुत आजादी है। आजादी यहां तक है कि एक बेसिक रिस्ट्रिक्शन के साथ आप जो है अपनी सरकार को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप जिन पॉलिसी से खुश नहीं हैं आप वहां भी क्रिटिसाइज करेंगे सरकार को। तो वैसा ही कुछ नेपाल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हो रहा था। और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं ओली जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो अपना क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर पाते। जब उनको क्रिटिसाइज किया जाता है तो वो हैंडल नहीं कर पाते हैं इस चीज को। तो उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पर जो हमारा यूथ है वो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है सरकार को, तो लोगों के बीच में ये भावना और ना बढ़े। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने भी सोशल मीडिया जो मेजर एप्स हैं इंक्लूडिंग योर फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, इन सारे ग्रुप्स को इन्फॉर्म किया गया, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, इनको कहा गया कि आप लोग अब रजिस्टर कीजिए, नेपाल में रजिस्ट्रेशन कीजिए और हमसे डेटा साझा कीजिए, हमें सारा इंफॉर्मेशन का फ्लो दीजिए और हम इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। इवन जो ट्विटर है एक्स, उसने क्लियर कट कहा कि हम ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन करने नहीं जाएंगे। एक लेटर में उन्होंने लिख के क्लियरली बताया नेपाल की सरकार को। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को भी उन्होंने इन्फॉर्म किया इसके बारे में कि हम ऐसा नहीं करेंगे कुछ भी साइन। और उसके बाद उन्होंने 26 मेजर सोशल प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। अब तक क्या था, किसी भी डेमोक्रेसी में एक होता है ग्रीवांस रेड्रेसल प्लेटफॉर्म, जनरली वो सरकार खुद बनाती है। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री में एक ग्रीवांस रेड्रेसल प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप जाकर के अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक डेमोक्रेसी के रास्ते में सही मायने में होंगे तभी आपके पास वो ग्रीवांस रेड्रेसल प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन नेपाल के केस में यह देखा गया कि वो सोशल मीडिया पे जो यूथ है वो बता रहा है नौकरियां कहां पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर है। वो लोग ये बातें कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि हम ऑस्ट्रेलिया गए थे जॉब के लिए, वहां से हमें वापस भेज दिया गया। इंडिया में भी कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं हमारे लिए। कुछ लोग गल्फ देशों में जाके जॉब कर रहे थे, वहां से भी वापस आ जाना पड़ रहा है। तो वो एक सवाल उठा रहे थे बार बार कि हमारे अपने देश में नौकरियां क्यों नहीं हैं। तो यूथ एक तरीके से डिसइल्यूजन हो रहा था वहां पर। तो उन्होंने कहा कि अब इसको डिस्कस नहीं किया करना पड़ेगा, इसलिए बंद कर देते हैं 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। तो वो जो गुस्सा अंदर बैठा हुआ था सरकार के अगेंस्ट, वो सरकार के अगेंस्ट गुस्सा कैसे बन रहा था वो भी मैं आपको बात करूंगा। तो फेलिंग टू रजिस्टर अंडर द न्यूली इन्फोर्स्ड डिजिटल लॉज, ये डिजिटल फ्यूज सरकार ने निकाल दिया और इन एप्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया। जिसकी वजह से क्या होता है, जेन जी रिबेलियन। जेन जी एक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म था। इससे आप ये मत समझिए कि कोई जेन जी स्पेसिफिकली, क्योंकि नेपाल की पॉपुलेशन जो है वहां पर बहुत ज्यादा 40% पॉपुलेशन 30 की उम्र से कम है, इसलिए हम वहां पर जेन जी पॉपुलेशन कह रहे हैं। Within 96 hours, Kathmandu was ablaze with protest signs, smartphones raised in defiance. सरकार के डिफेंस में उन्होंने स्मार्टफोन्स रेज किया कि हमें चाहिए इसमें कनेक्शन, हमें चाहिए इसमें सोशल मीडिया का नेटवर्क जिसके थ्रू हम बात कर सकें। स्टॉप द करप्शन एंड स्टॉप द सेंसरशिप के नारे लगाए जाने लगे। उन्होंने कहा हमें चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही नहीं चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कॉम्पिटेंस ऑफ गवर्नेंस। सरकार भी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, सरकार कॉम्पिटेंट नहीं है। यह बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको, बिल्कुल सही मुद्दा था जिसको उन्होंने उठाया वहां पर। और इसके साथ साथ काठमांडू में सरकार ने क्या जवाब दिया, सरकार को समझना चाहिए था, उनसे मिलना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। सरकार ने क्या किया, सेक्शन 6 लगा दिया, एक तरीके से कर्फ्यू इंपोज कर दिया काठमांडू पे। ये वही देश है नेपाल में, आपको बता दूं, जहां से एक सिद्धार्थ निकलते हैं और गौतम बुद्ध बन जाते हैं। यहां से अहिंसा का पाठ पढ़ना शुरू करते हैं लोग। ये वो धर्म है, ठीक है, बुद्धिस्ट, जहां से जन्म लेता है लुम्बिनी। आज यहां पर हिंसा करके अपनी बात मांगनी पड़ रही है नेपाल में। हमें समझना पड़ेगा किस तरीके से एक डेमोक्रेसी में जन आंदोलन होने के पहले एक स्पेस होता है, वो स्पेस मिसिंग था नेपाल में, जिसकी वजह से आज यहां तक पहुंच गई ये बात। नाउ वहां पर लोग ये बात समझ रहे थे बहुत अच्छे से कि 2023 के पास बहुत बड़ा स्कैम होता है, रिफ्यूजी स्कैम्स। रिफ्यूजी स्कैम मतलब बेसिकली भूटानीज रिफ्यूजी स्कैम के नाम से चीजें बढ़ने लग गई। वहां तक कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हो गए। गोल्ड स्मगलिंग, अभी हम देखेंगे, गोल्ड स्मगलिंग में भी मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हो गए। एक तरीके से करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया।
एक स्टेप्स बना दिए गए, एक प्रोसेस बना दिया, एक प्रोटोकॉल बना दिया गया और लोग इसके बारे में जानने लग गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। लोगों को ये तक एहसास है, वहां बच्चों ने बड़े बयान दिए हैं कि उनका ये भी कहना है कि हमको ये फील हो रहा था, किसी भी सिटीजन को, नागरिक को ये फील हो रहा है कि टैक्स पेयर्स मनी जो है वो पॉलिटिशियंस या उनके रिलेटिव्स के लिए इस्तेमाल हो रही है, देश की डेवलपमेंट के लिए नहीं इस्तेमाल हो पा रही है। तो एक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा गुड होता है पब्लिक गुड्स, जो वहां पे पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, जॉब्स हैं, वो देने की बजाय अगर आप करप्शन करेंगे तो उसके अगेंस्ट लोग आवाज उठाएंगे। तो ये आवाज एक नेपोटिज्म के अगेंस्ट भी उठाई जा रही थी। ठीक है, चेंजिंग प्राइम मिनिस्टर्स लाइक इंस्टाग्राम फिल्टर्स, 17 साल में 13 बार सरकारें बदली गई हैं। कभी कोलिशन गवर्नमेंट आती है, कभी अपोजिशन के साथ बात की जाती है। तो अगर 17 साल में 13 बार सरकार बदल रही है तो सरकार काम कैसे करेगी? इसकी वजह से वहां पर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हो गया, जॉब्स नहीं थी वहां पर, और वहां पर यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसके साथ वहां पर लोगों के लिए एक था कि आप बाहर के देश में जॉब कीजिए और अपने नेपाल में पैसा भेजिए। आपको बता दूं 25 से 30% जीडीपी नेपाल की वो रेमिटेंसेस के थ्रू आती है। जो लोग गल्फ में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में जॉब करने जाते हैं, भारत में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, और भारत के साथ तो रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। हमारी जो इंडियन आर्मी है डिफेंस में, गुरखा रेजिमेंट, वहां पर कुछ एक पर्टिकुलर परसेंटेज हम हिली एरियाज ऑफ नेपाल से आते हैं गुरखा रेजिमेंट में लोग। हम प्राइड लेते हैं इस चीज में। सो इंडिया नेपाल रिलेशंस हमेशा से बहुत अच्छा रहा। लेकिन आप देखोगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ओली की सरकार आती है, वो क्या करते हैं, अपने मैप में भारत की कुछ टेरिटरीज, लिम्पियादुरा रीजन हो गया, काला पानी रीजन हो गया, उसको क्लेम करने की कोशिश करते हैं। यहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि चाइना की बैकिंग थी। तो यहां पर केपी ओली को भी समझना चाहिए था कि इंडिया के साथ किस तरीके से अपने रिलेशंस को और सुधार सके वो। यूएनएफपीए ने नोट किया है कि ओवर 40% ऑफ नेपाल्स पॉपुलेशन इज अंडर 30। यंग पॉपुलेशन है, दे नीड वर्क, दे नीड स्किल डेवलपमेंट। दीज प्लेटफॉर्म्स वरंट लग्जरीज। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो कुछ इनफॉर्मल मार्केट में, कुछ गिग इकोनॉमी में पैसे कमा लेते थे, कई जगह काम करके वो पैसे कमा लेते थे, फ्रीलांसिंग कर लेते थे। तो उनके लिए दे वर लाइफलाइंस फॉर द कम्युनिकेशन, फॉर द बेसिक इनकम्स। आप इनको जरूर देखे होंगे। सुदान गुरुंग हामी, हामी नेपाली, बिकेम द मूवमेंट्स बैकबोन। इन्होंने मूवमेंट को बहुत अच्छे से लीड किया है, मोबिलाइजिंग द प्रोटेस्ट, लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट्स, कहां पर क्या घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके से चीजें चल रही हैं, ट्रांसलेटिंग डिजिटल फ्रस्ट्रेशन इनटू फिजिकल रेजिस्टेंस। किस तरीके से उन्होंने डिजिटली जो आवाजें दबी हुई थी, लोग अपनी बातें कह नहीं पा रहे थे पूरी तरीके से, उसको वो लेकर के आए हैं फोर फ्रंट में। मूवमेंट इग्नाइट हो चुका है। यूथ इज अगेंस्ट करप्शन, ये है बैनर। तो मेजर मुद्दा है करप्शन का मुद्दा, जिसके अगेंस्ट ये लोग पूरी सरकार को हटाना चाहते हैं। और उसका जो फ्यूज था वो डिजिटल फ्यूज था, बस एप्स को हटाना एक छोटा सा इग्निशन था। द मूवमेंट इग्नाइटेड नॉट जस्ट ऑन द स्ट्रीट्स बट ऑन स्क्रीन्स। हैशटैग क्या है अब? नेपो किड्स, मतलब जहां पे नेपोटिज्म बढ़ चुका है। नेपोटिज्म जो टर्म्स आप आमतौर पे सिनेमा इंडस्ट्री में या फिर बॉलीवुड या हॉलीवुड में सुनते थे कि फेवरेटिज्म बढ़ चुका था, नेपोटिज्म बढ़ चुका है। डेपो बेबी और करप्ट कार्टल्स, करप्शन के लिए भी एक कार्टल जैसा सिस्टम बन चुका है। दीज काइंड ऑफ वर्ड्स ट्रेंडेड ऑन टिकटॉक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है। सरकार ने जस्ट अभी जैसे ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, वहां पर 15 लोगों की जान गई। उसके बाद सरकार ने क्या किया, सोशल मीडिया को अलाउ कर दिया। लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा यह है कि आप खून बहने के बाद, जान जाने के बाद आप सोशल मीडिया अलाउ कर रहे हो, यानी इतना रेजिस्टेंस है। ये हमारी गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। द रियल रीजन बिहाइंड द ऑटेज, ठीक है, आप देखिए, फेक भूटानीज रिफ्यूजी स्कैम, पॉलिटिशियंस सेलिंग रिफ्यूजी पेपर्स। अगर पॉलिटिशियन ही इन्वॉल्व होंगे रिफ्यूजी पेपर्स में, आप ये अल जजीरे का आर्टिकल देखेंगे, एक्स नेपाली मिनिस्टर्स अमंग 30 चार्ज्ड इन यूएस बाउंड रिफ्यूजी स्कैम। यूथ देख रहा है इस करप्शन को होते हुए 2024 में, करप्शन एंड यूथ एंगर। देन आप देखेंगे गोल्ड स्मगलिंग केस में, रैकेट में, जो त्रिभुवन एयरपोर्ट को बनाने के लिए भारत ने 100 करोड़ रुपए दिए थे, और वहां से पकड़े गए हैं रैकेट में। आपके देखिए 20 अरेस्टेड इन कनेक्शन टू 2023 TIA गोल्ड स्मगलिंग रैकेट, और वहां के मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं उसमें। सो गोल्ड स्कैम्स के थ्रू पैसा कमा रही है सरकार। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। यूथ इसमें बहुत गुस्सा है। नेपाल स्ट्रगल्स विथ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट।
सो अनएम्प्लॉयमेंट, वेजेस नहीं बढ़ना, अपॉर्चुनिटीज नहीं आना, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइज नहीं हो पाना, ये एक सरकार की बेसिक नैतिक जिम्मेदारी है किसी भी डेमोक्रेसी में। तो ये चीजें नहीं पूरी हो पा रही हैं, प्राइसेस भी सामान के बढ़ते जा रहे, इन्फ्लेशन हो रहा है वहां पर, लैक ऑफ जॉब्स, यूथ फ्रस्ट्रेशन ग्रोज। तो उनकी ग्रोथ बहुत जायज है, फ्रस्ट्रेशन ग्रोथ हो रही है। और इंडिया जो है, मैं बताऊं, इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है नेपाल का, और भारत ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा वहां पे डेवलपमेंटल फंड्स देता है नेपाल के लिए। तो नेपाल को हमेशा अपने टाइज बेटर करने चाहिए इंडिया के साथ। एक लैंडलॉक्ड कंट्री जहां पे सागर माथा से लेकर के सागर माला तक भारत एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है कि हमारा नेबरहुड डिस्टेबलाइज हो रहा है। और जिस तरीके से एक यूथ मूवमेंट हमने देखा था बांग्लादेश में हुई थी, एक अलग तरीके की यूथ मूवमेंट नेपाल में भी हो रही है। तो ये डिस्टेबिलिटी कब तक रहेगी, इसके क्या रिपरक्यूशंस होंगे, वो भी हम समझते हैं। सो यहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने एक जापानीज एनिमे है उसका कैरेक्टर इस्तेमाल किया है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स, फ्लैग देयर सिंबल ऑफ रिबेलियन। 20 लोग से ज्यादा की जान चली गई है पुलिस फायर्स में, स्टेट अपना रेजिस्टेंस दिखा रहा है। 19 killed in Nepal protest against corruption and internet bans। तो मेजर थिंग करप्शन है। दिस इज नॉट जस्ट अ सोशल मीडिया मूवमेंट, इट्स अ क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। सरकार जो है वो अथॉरिटी तो दिखा रही है, लेकिन वो लेजिटिमेट अथॉरिटी नहीं दिखा पा रही है। इट इज हैज नॉट बीन अर्नड। लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोग उसके अगेंस्ट खुलेआम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो एक मास लेवल का प्रोटेस्ट वहां पर आ चुका है नेपाल में। अब जो है केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया सितंबर 9। 21 एमपीज फ्रॉम राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, ठीक है, और होम मिनिस्टर रमेश लिहाक ने भी रिजाइन कर दिया है। वहां पर कई लोग ये कह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी की भी जरूरत नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए भी हमारा देश तैयार नहीं है। 239 ईयर्स के बाद हमें डेमोक्रेसी मिली थी, लेकिन शायद हमारे पॉलिटिशियंस उसको चला नहीं पाएंगे। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी वहां पर कह रही है कि हमें प्रजातंत्र चाहिए, हमें फिर से मोनार्की की जरूरत है। तो आप समझिए, अगर एक देश जिसने एक बार डेमोक्रेसी को समझ लिया, उसके फ्रेमवर्क में काम कर लिया, और वो फिर से एक बार पीछे मोनार्की की तरफ जाना चाहता है, तो क्या वहां पर सिचुएशन होगी, वहां पर किस तरीके के इश्यूज होंगे, ग्रास रूट लेवल पे इश्यूज होंगे। तो उन बच्चों का आंदोलन बिल्कुल जायज है, और वहां पर सरकार को भी ये समझना पड़ेगा कि जो भी अब सरकार अपोजिशन की पार्टी भी आना चाहती है, चाहे प्रचंड भी आना चाहते हैं अपनी पार्टी को लेकर के, तो उनको अपने डेमोक्रेटिक वादों को पूरा करना पड़ेगा। हमने देखा था केपी शर्मा ओली के वादे जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखे थे, वादे बहुत बड़े बड़े थे। जितने बड़े वादे थे उतना ही बड़ा ब्लंडर उन्होंने करके दिखाया। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रिजाइन्स एज द एंटी करप्शन प्रोटेस्ट ओवर नेपो किड्स एस्केलेट। दिस इज द रियल रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ नेपाल। इसी की वजह से नेपाल का हमें कोलैप्स देखने को मिला है। अब देखिए, जो नेपाल का कोलैप्स है भारत के नजरिए से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ये चाहता है कि नेपाल, जो हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, जिस देश को हम एक फ्रंटियर देश की तरह लेते हैं, हिमालयन फ्रंटियर है नेपाल हमारा, अगर वहां पे डिस्टेबिलिटी होगी तो इंडिया के लिए बड़ी परेशान होने की बात है। हम चाहते हैं नेपाल में जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी आए, एक पीसफुल तरीके से वो स्टेबिलिटी आए, और सरकार को बात समझनी पड़ेगी कि इस तरीके के प्रोटेस्ट ना निकालने पड़े वहां पर यूथ को अपनी बात कहने के लिए। मोर ओवर, इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट लेड पॉलिटिक्स है, यानी कि डेवलपमेंट लेड पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। और यहां पर जियोपॉलिटिकल जो चाइना और भारत के बीच में एक नेपाल है, नेपाल को यह समझना पड़ेगा कि चाहे वो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का कनेक्शन हो, हमेशा इंडिया सबसे पहले खड़ा है नेपाल के लिए। Now, the government lifted the ban by the midnight of September 8, but it was too late। और यहां पर आप देखेंगे आज की सिचुएशन ये है कि पार्लियामेंट तक में आग लग चुकी है। नेपाल लिफ्ट सोशल मीडिया बैन आफ्टर 19 killed in the protest। तो नेशन रूल्ड बाय किंग्स फॉर 239 years एंड पॉलिटिशियंस फॉर ओनली 17 years। तो आज वहां पर बहुत मुश्किल से एक मीम्स की जनरेशन तैयार हुई, एक वाईफाई की जनरेशन तैयार हुई है, एक जेन जी
तैयार हुआ है जिसने ओवरथ्रो कर दिया है अपनी डेमोक्रेसी को, बड़ी नैसेंट, बड़ी नई डेमोक्रेसी को। आप ये सारी प्रोटेस्ट की फोटोज देख सकते हैं, किस तरीके से लोग इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। फाइनली क्रैशेस द सिस्टम। दिस वाजंट जस्ट अबाउट फेसबुक, दिस वाज अबाउट द फेस ऑफ नेपाल्स फ्यूचर, कि नेपाल का भविष्य कैसा होगा। और वहां पर एक महिला ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि ये लड़ाई हम किसी सोशल मीडिया के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। हम क्यों किसी और दूसरे देश में काम करने जाएं और हमें हमारे देश में काम क्यों नहीं मिल पा रहा है हमें। तो ये सवाल उनका अपनी सरकार से पूछना बिल्कुल जायज था। एक सवाल आपके लिए, जरूर बताइए मेरे को। यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। जिसका भी कमेंट करेक्ट होगा, आंसर करेक्ट होगा, मैं उसको लाइक करूंगा। हमारे यूपीएससी के सारे कोर्सेज की फीस हाइक होने जा रही है। इसके पहले आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए कोर्स। अगर आप लेना चाहते हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो आप यूपीएससी के कोर्सेज ले सकते हो, स्टेट पीसीएस के भी ले सकते हो, ऑप्शनल के भी ले सकते हो। जुडिशरी के जिन कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हो, आप वो भी लो। यूज़ करना पड़ेगा आपको प्रोमो कोड ART लाइव, ART अंकुर त्रिपाठी लाइव। 12 सितंबर के बाद इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, सो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए। और हाइक होने वाले हैं प्राइसेस, उसके बाद बहुत महंगे मिलेंगे आपको कोर्सेज, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, फ़ायदा उठाइए इसका। और करंट अफेयर्स, लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको मात्र ₹1 में मिल जाएगा, विथ नोट्स, विथ लेक्चर्स। आपको लेक्चर्स 30 घंटे के लेक्चर्स होंगे, हर एक सब्जेक्ट में कैटेगराइज्ड हैं वो लेक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, आप इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ठीक है, सारे लेक्चर्स मैंने ही लिए हैं और डिटेल्ड हैं वो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं उनमें। और उसके साथ साथ आपको वो डिटेल्ड हैंड आउट मिल जाएगा, ताकि स्टूडेंट जब तैयार करता है करंट अफेयर्स को बेस नहीं पता होता है कहाँ से स्टार्ट करूँ करंट अफेयर्स। सो जस्ट न्यूज़पेपर पढ़ लेना या कोई रैंडम मैगजीन पढ़ लेना नहीं, अपना एक बेस बना लो, उसको आप 5 या 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, इट विल बी मोर लाइक आप करंट अफेयर्स अपडेट कर रहे हो। सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, जरूर उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।